नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारड, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का टॉपिक है। इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी के बारे में, फिर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अपन फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का अभिप्राय है, अपन बात करें तो माइट्रोस का मतलब होता है ट्रेड और कॉन्ड्रियंस का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, अर्थात ट्रेड ग्रेन्यूल्स सूत्र कणिकाएं। इनके बारे में बात करें, सबसे पहले बताया था कोलिकर, जिन्होंने कीटों की रेखित पेशियों में इसको देखा था। इसकी खोज का श्रेय फ्लेमिंग और अल्टमान को दिया जाता है। फ्लेमिंग ने इनको फाइल दिया तथा अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा तथा माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया। इसके अलावा एफ मीविस ने सर्वप्रथम पादप कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को देखा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये गोलाकार, छड़नुमा एवं धागेनुमा संरचनाएं होती है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर्ड सेल ऑर्गन है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन सपाट होती है और इंटरनल मेम्ब्रेन पर उंगली समान उभार पाए जाते हैं। इंटरनल मेम्ब्रेन को पर उंगली समान उभार पाए जाते हैं, ये वाले, जिनको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, जिसको इधर इलिब्रेट कर रखा है डायग्राम में, देखिए आप। इंटरनल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में 6.8 nm की दूरी होती है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो कहलाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसमें विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि अंदर की तरफ जेली लाइक प्रोटीन युक्त एक समांगी मिश्रण भरा होता है, जो कहलाता है मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। अब बात करते हैं अपन क्रिस्टी के बारे में। किसके बारे में? क्रिस्टी के बारे में, जो कि इसके डायग्राम में आपको इधर इलिब्रेट करके बता रखी। क्रिस्टी की सतह पर, जो क्रिस्टी की सरफेस होती है, उस पर 85 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण 100 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित होते हैं, जो टेनिस के रैकेट नुमा है। जो किसकी तरह है? टेनिस के रैकेट की तरह, जो 3 भागों से मिलकर बना होता है, आधार, वृंत और सिर। ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जिसको अपन कहते हैं ऑक्सोसोम या F1 कण। जिसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्सोसोम या F1 कण। और ये क्या काम करता है? ये ऑक्सीकरण एवं फास्फोरीकरण का कार्य करता है और इसमें सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल मेम्ब्रेन पर अपने ऑक्सीकीय फास्फोरीकरण के लिए उत्तरदायी सभी एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन पर ऑक्सीय फास्फोरीकरण के लिए जो उत्तरदायी समस्त एंजाइम हैं वो पाए जाते हैं। इसकी मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, 70S प्रकार का राइबोसोम, जल, खनिज लवण व क्रेब्स चक्र के लिए आवश्यक सभी एंजाइम कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए गोलाकार डीएनए होता है, जो नग्न रूप से में होता है। इसके अलावा इसमें, इसके डीएनए में G+C की मात्रा A+T की तुलना में अधिक होती है। अर्थात अपन बात करें तो ग्वाइनिन प्लस साइटोसिन की मात्रा एडेनिन प्लस थायमिन की तुलना में अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने या अर्थात स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। यह क्षमता केवल साइटोप्लाज्म में रहकर ही संभव है, स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन।
इसके केमिकल कंपोजिशन की अपन बात करें तो 65 से 70% इसमें क्या होता है, प्रोटीन। इसके अलावा 25% फास्फोलिपिड होता है, 0.5% आरएनए और कुछ मात्रा में इसमें डीएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके बायोजेनेसिस के बारे में। तो बायोजेनेसिस के बारे में बात करें तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की विधियों पर या बनने की विधियों पर वैज्ञानिक एक मत नहीं है। अनेक मत वैज्ञानिकों द्वारा इस पर प्रस्तुत किए हैं, जो जिसमें से कुछ के मैंने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं या कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो सबसे पहला जो आता है फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि रॉबर्टसन ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डेड हो जाने से होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। ये बात रॉबर्टसन ने बताई। अब उसके बाद एक अगला मत कि इसका निर्माण, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका निर्माण माइक्रोबॉडीज से हुआ है, कि कोशिका के अंदर उपस्थित माइक्रोबॉडीज एकत्रित हो जाती है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट बात आती है, एक मत और है जिसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से हुआ है, और इसके बारे में सबसे पहले फेडरिक ने बताया। और उसने कहा कि भाई जिस तरीके से कोशिका विभाजित होती है उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी विभाजित होता है, और उसने माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन किया। अब नेक्स्ट आते हैं कि एक नोविकोव साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा कि डिनो ओरिजिन हुआ है, कि कोशिका के अंदर जो उपस्थित संरचनाएं होती है दूसरी, उन संरचनाओं से ही माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आता है अल्टमान और सिम्फर ने बताया कि इसका इवोल्यूशनरी ओरिजिन हुआ है। वो मानते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया अंतःकोशिकीय परजीवी है, और वो क्या है, कोशिका के साथ सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोटिक्स रिलेशन बना के रहता है, इसी से उसकी उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस के बारे में। आप सभी को पता है कि जब क्रेब्स साइकिल पूर्ण हो जाती, अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। एनर्जी रिलीज कब होती है, जब NADH2 और FeDH2 का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। और ये ऑक्सीडेशन के कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन में। और इंटरनल मेम्ब्रेन में ये एक प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑन एक विभिन्न फैक्टर्स और कैरियर के द्वारा एक क्रमबद्ध रूप से होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इन ए यूनिफॉर्म चेन के रूप में होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है, ये एक होता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ होता है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी अभिक्रियाएं होती है, उसी में सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं। कुछ कैरियर्स और फैक्टर्स को यहाँ इकट्ठा किया, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो इकट्ठे रूप से उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। जो कुल ईटीएस के अंदर 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स होता है FMN और FES। दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है FES। थर्ड कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में होता है कंपोनेंट जो होता है वो ATP सिंथेटेस। इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल के रूप में अन्य कैरियर भी होते हैं, जिसमें साइटोक्रोम C और यूबिक्विनोन भी इस प्रोसेस में शामिल होते हैं। किसमें, ETS की या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो प्रक्रिया चेन होती है उसमें इन 5 कॉम्प्लेक्स के अलावा 2 कैरियर और होते हैं, एक साइटोक्रोम C और एक यूबिक्विनोन। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, इसके डायग्राम में 5 कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं अपन इसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो ऑक्सीडेशन ऑफ
किसका ऑक्सीकरण होता है? NADPH2 एंड FADH2 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक प्लेस एंड फिक्स्ड सीक्वेंस। एक फिक्स मैनर में इनका ऑक्सीडेशन होता है, किसका? NADPH2 और FADH2, और उसको अपन इसकी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से अपन बात करते हैं। इन क्रेब्स साइकिल के अंदर NADPH2 का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और इसका ऑक्सीडेशन होता है किसमें? NAD में। किस एंजाइम की सहायता से? NADH डिहाइड्रोजिनेस, और जिससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के कंपोनेंट, जो कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर। अब इस कॉम्प्लेक्स के जो कंपोनेंट है वो क्या है? NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FNN। ये कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल स्पेस के अंदर, और ये क्या करते हैं कि NADPH2 के ऑक्सीकरण से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले उनको ये ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद ये कंपोनेंट 2 इलेक्ट्रॉन NADPH2 से ग्रहण कर लेते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स के जो कंपोनेंट है वो है सक्सिनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये क्या करता है कि सक्सिनिक अम्ल से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कौन ग्रहण करता है? FADH2, और उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड के कंपोनेंट। अब बात करते हैं आगे कि दोनों जगह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और उनको कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकेंड ने ग्रहण कर लिया। इन दिस वे reduced ubiquinone transfer the electron to component of complex third। इस प्रकार से या अपूर्ण अपचित यूबिक्विनोन क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है कॉम्प्लेक्स थर्ड को, और कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन होता है? साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। दिस साइटोक्रोम C, इसके अलावा जो अपन ने बात करी 2 घटक, और एक तो यूबिक्विनोन और दूसरा साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C क्या है? एक गतिशील प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है किस पे? कॉम्प्लेक्स थर्ड के कंपोनेंट से कॉम्प्लेक्स 4 के कंपोनेंट को। और कॉम्प्लेक्स 4 में कंपोनेंट कौन कौन से? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, in which cytochrome A and cytochrome A third and 2 copper center are found that from complex 4। complex 4 में कौन कौन है? साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 प्लस 2 कॉपर सेंटर भी उपस्थित होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन करता है? पहली बात, फर्स्ट और सेकंड समझ में आने से, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NADPH2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो जाते हैं। इन दोनों से जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ग्रहण करता है? कॉम्प्लेक्स थर्ड। और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर सरफेस, इंटरनल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस होती है, उस पर साइटोक्रोम C एक गतिशील प्रोटीन होता है, वो इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 पर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक चेन के रूप में होता है फर्स्ट टू फोर्थ कॉम्प्लेक्स, और ये पहुंच जाते हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के पास। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि एक एक एडीपी प्लस फास्फेटेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? एटीपी में। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और अब एटीपी का निर्माण किस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर की प्रकृति कैसी है।
एक NADPH2 2.5 ATP का निर्माण करता है। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल FAD का 1.5 ATP का निर्माण करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई ये एक NADPH2 3 ATP का निर्माण करता है और एक FADH2 2 ATP का निर्माण करता है। ये तथ्य गलत है। ये आज इसका और जो सही है वो है एक NADPH2 2.5 ATP का निर्माण करता है और एक FADH2 1.5 ATP का निर्माण करता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है। इलेक्ट्रॉन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है वो है ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है और इसका आपको जूम करके मैं बता देता हूँ कि अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। और फास्फोरीकरण की ये क्रिया क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण इसको क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीकरणीय फास्फोरीकरण। इस तरीके से ATS की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब मैं आपको इसके मैकेनिज्म को वापस से बताता हूँ। ATS के अंदर मुख्य रूप से 5 कॉम्प्लेक्स काम में आते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स NADPH2 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स FADH2 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इन दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए वो यूबिक्विनोन की सहायता से कॉम्प्लेक्स थर्ड को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स थर्ड से साइटोक्रोम C जो एक गतिशील प्रोटीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 को ट्रांसफर कर देता है। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉम्प्लेक्स 5 तक पहुंच जाते हैं और कॉम्प्लेक्स 5 में ATP सिंथेटिक एंजाइम होता है जो क्या करता है कि एक ADP को या ADP को एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिल जाने से ATP में कन्वर्ट कर देता है। और ATP का निर्माण किस पे डिपेंड करता है कि डोनर कौन है, डोनर की प्रकृति कैसी है, उस पे ATP का निर्माण या ATP मॉलिक्यूल्स की संख्या निर्भर करती है। एक NADPH2 2.5 ATP का निर्माण करता है और एक FADH2 1.5 ATP मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है और ये फास्फोरीकरण की जो क्रिया होती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इस कारण से इसको बोलते हैं ऑक्सीकरणीय फास्फोरीकरण। अब बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है और इसी में क्या होता है ऑक्सीश्वसन के दौरान निकलने वाली ATP संचित रहती है जो विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग में ली जाती है। और एक ATP अणु के टूटने से कितनी ऊर्जा निकलती है? 7.3 किलो कैलोरी। दूसरा, क्रेब्स चक्र ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज के अणु का टूटकर 2 पायरिक एसिड के अणु बनाता है जिनका एक चक्रीय पथ के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में श्वसन एंजाइमों के द्वारा ऑक्सीकरण होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। ऑक्सीफास्फोरीकरण ये क्रिया कहाँ होती है जिसके बारे में अभी अपन ने बात करी, ऑक्सीसोम कणों में होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर स्थित होते हैं और ये क्या करते हैं NADPH2 NADH2 और FADH2 का ऑक्सीकरण करते हैं जिससे ATP का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में फोटो या अपन बात करें प्रकाशीय शोषण फोटो रेस्पिरेशन होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशीय श्वसन होता है। इसके अलावा बात करें अपन माइटोकॉन्ड्रिया में DNA की उपस्थिति के कारण ये क्या है स्व प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।